पहली बार बिहार में ऐसा हुआ था कि पिछड़ों की सरकार बनी और 5 साल टिकी थी। लालू जी के पहले कभी भी पिछड़ों की सरकार पूरे 5 साल अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई थी। लालू जी पहले व्यक्ति बने जो ठाठ से सरकार बनाया और 5 साल चलाकर 15 साल जो है बिहार में हमारे केंद्र में पूछिए कि देश के हालात अभी कहाँ पर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो भाजपा क्या कहेगी, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। ऐसे बिहार के हालत के लिए तो ये कहेंगे कि लालू जी जिम्मेदार है। आप बताइए, ये इनकी भी कोई जिम्मेदारी? बिहार को नौकरी, रोजगार, पलायन रोकना, इंडस्ट्री बनाना, बिहार की जनता को, यूथ को, बिहार की जनता यूथ के बीच में एक सर्वे करा ले तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम यूथ जो है वो बिहार में तेजस्वी जी को पसंद करता है, तेजस्वी जी को चाहता है और उनका होप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुमार जरूरी और मजबूरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं। जातिगत जनगणना अहम रोल रहेगा, उसका मुद्दा रहेगा। कारण ये है कि जातिगत सर्वे तब हुआ जब तेजस्वी जी सरकार में आए। उन्होंने नीतीश जी को बोला कि जातिगत सर्वे कराना है, उनको लेकर दिल्ली आए, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी, जातिगत सर्वे हुआ, डेटा लोग हमेशा से रहे हैं। पलायन ये रोक नहीं पाए हैं। पलायन का हमारा बहुत बड़ा इशू है, डोमिसाइल का हमारा इशू है, हमारा रोजगार का इशू है। हमारे महिलाओं जो बिहार में महिलाएं हैं उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है, जिससे 65% महिलाएं एनीमिक है बिहार में। बौनेपन के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे बिहार में हैं। तो बिहार में अगर साफ कहें तो भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टी है, जिसके साथ जाती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बिहार में चुनाव है, उसको लेकर के सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। नीतीश बाबू की सरकार है, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, वो अपने काम को गिनाते हैं। तो वहीं विपक्ष में मुख्य जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो तमाम जो अपराध हो रहे हैं बिहार में, तमाम जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के सरकार पर हमला बोलती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। बिहार में चुनाव है, उसके पहले लगातार देखा जा रहा है, जैसे नौबतपुर की घटना हुई है, उसके तो एसआई की देखिए हत्या हो गई है, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और जब वर्तमान सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो फिर चली जाती है जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय के कंपेयर करते हैं, कहते हैं वहाँ के कंपेयर करेंगे तो हमारी सरकार बहुत अच्छा चल रही है। देखिए, पहली बात तो बिहार में अपराधियों को जो वीआईपी पास होता है ना देना, कि वो फ्रीली आराम से जा सके, काम कर सके, वीआईपी पास दे दिया गया बिहार में अपराधियों को। वो खुलेआम अपराध करते हैं, वो कभी भी किसी की भी कहीं भी हत्या कर सकते हैं। लूट डकैती है तो बहुत, वो जो गली मोहल्ले की छोटी छोटी हरकतें होती है ना, उनमें गिनती हो रही है अब। जब तक 2-4 लोगों का मर्डर ना हो, गोली ना चले 200 राउंड आसमान में, चाकू से किसी का गला ना रह जाए। एक महिला का नालंदा में आप देखे होंगे पैर में 9 किले ठोकी गई थी। ये क्या सुशासन बाबू की सरकार है? ये दुशासन बाबू की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है। जनता सिर्फ वोट देने का काम कर रही है। अब जो सरकार है वो अपराधी चला रहे हैं और पूरी तरह से अपराधियों का बोलबाला हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो। अरे तनिष्क आरा में तनिष्क का शोरूम था, वहां से 25 करोड़ का बिना मास्क के ज्वेलरी लूट ले गए और कहाँ अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो आप ये सुशासन, कौन सी सुशासन है? ये दुशासन है, ये लोकतंत्र नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का अपराध तंत्र लागू हो चुका है। बिहार स्वच्छ हाथों में नहीं है और ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जो बीमार चल रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कोई अनुभव नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर। उनको 2-4 अधिकारी हैं जो डिक्टेट करते हैं, आपको जाना, ये बोलना, ये करना। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी को कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है बिहार में। अच्छा, जो राज्य की पुलिस होती है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि राज्य का जो सुरक्षा का माहौल है या जो वहाँ पे जनता है उसको एक वो माहौल प्रोवाइड की जाए ताकि जनता वहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। जब उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं की हत्याएं हो रही हैं सरेआम, तमाम चीजें घट रही है, तो जनता वहाँ पर महसूस कैसे सेफ महसूस करेगी? देखिए, अभी इस समय अगर नीतीश कुमार जी की बात कर लें, बिहार में नहीं पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों की कहीं पर हत्या होती है, खाकी की कहीं पर हत्या होती है, तो बिहार में होती है। जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छे से बनाकर रखे, लोग आराम से रहें, ना कोई अपराध ना हो, उन्हीं के ऊपर जब इस तरह के केसेस आप देखेंगे आएगा, उन्हीं की जब हत्या हो जाएगी, एसआई की हत्या हो जाएगी, जो खाकी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? तो ये तो साफ साफ है। लेकिन इनसे पूछिएगा कि 2 एसआई की हत्या होगी, आज आरा में हत्या हो गई, तो चंद घंटों में 8 लोगों की हत्या हुई आरा, कौन इसके लिए जिम्मेदार? लेकिन इनसे अगर सवाल पूछो कि नौबतपुर में नरसंहार क्यों हुआ, अगर इनसे पूछो कि आरा में 8 हत्या क्यों हुआ, 2 एसआई की हत्या क्यों हो गई, महिला की हत्या क्यों हो रही, ज्वेलरी क्यों लूटी जा रही है, तो सीधे कहेंगे सब कुछ के लिए लालू जी जिम्मेदार है।
अरे सरकार में 20 साल से आप बैठे हैं 2005 से, और लालू 1990 वाले लालू जी जिम्मेदार हैं। तो ये एक तरह का जो थेथरई होता है ना, जिसको बिहार में बहुत कॉमन भाषा है, ये बहुत कॉमन शब्द है, थेथरई। थेथरई पे उतर आना, कुछ भी हो। आप देखिए अगर केंद्र में पूछिए कि इस देश की हालात अभी कहाँ पर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो भाजपा क्या कहेगी, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। ऐसे बिहार की हालत के लिए तो ये कहेंगे कि लालू जी जिम्मेदार है। आप बताइए ये इनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि या नहीं है? ये या कुर्सी पर बैठ कर ही बस अच्छे लगते हैं, जनता इसीलिए उनको चुन रही है? या नीतीश कुमार जी 10-10 बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और शपथ लेते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए उनको जनता चुन रही है? इसलिए तो नहीं चुन रही है ना जनता। जनता इसलिए चुन रही है ताकि आप उनको एक सुरक्षा, एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सरकार का एक जो काम है वो आप कर सको। गृह मंत्रालय भी खुद रखे हैं नीतीश जी अपने पास। देखिए फिर हमारे भी जैसे कहते हैं ना कि किसी और के पास होता तो कंट्रोल नहीं होता तमाम चीजें, मुख्यमंत्री खुद अपने पास गृह मंत्रालय रखे हैं। अचेत अवस्था में है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। वो हमारे साथ थे तब उनके पास गृह मंत्रालय था, वो बीजेपी के साथ गए तब भी उनके पास गृह मंत्रालय था। तो जो भी अपराध हुए उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और पूरा ये कुछ भी हो जाए, आज दर्जनों हत्या एक बार हो जाए, लेकिन इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, ये सुशासन बाबू की सरकार है, ये उनकी सरकार। अरे पक चुकी है जनता, बस करिए। कितना गुमराह करेंगे आप जनता को? की जिसके घर में हत्या हो रही है वो आज देखेगा, वो 1990 नहीं देखने जा रहा है। आज जिम्मेदारी किसकी है वो देखेगा ना। तो बीच बीच में लालू जी भी या तेजस्वी भी मतलब इशारा करते रहते हैं कि अगर नीतीश जी इधर आते हैं तो स्वागत है उनका, बीच बीच में वो भी ऐसे कहते रहते हैं। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। कभी तेजस्वी जी ने इशारा नहीं किया, कभी तेजस्वी जी ने नहीं कहा। अभी एक मीडिया ने पूछा कि आप नीतीश जी इधर आ रहे हैं, इनविटेशन है, वो भड़क गए, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लियर है ना। अब नीतीश जी की कोई गारंटी ले सकता है क्या? और नीतीश जी क्यों आएंगे? आरजेडी और महागठबंधन जो 2020 में जो फॉर्मेट थी और 2025 में वही फॉर्मेट होगी, वो कैपेबल है बिहार में सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, आरजेडी के लिए नहीं हो सकते। अच्छा, ये भी है जैसे बीजेपी को अगर देखा जाए, बीजेपी कैसे राजनीति करती है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में उसने एक नाथ शिंदे को लेकर गई, वहां पर 2 फाड़ करवाए। उसके बाद जगह जगह ये चीजें जो है आपसी बात करती है। तो वहां पर क्या लगता है कि जेडीयू में भी बीजेपी 2 फाड़ करके जेडीयू को खत्म कर देगी? ऐसी चीजें सब तमाम चल रही है कि 25 की में अगर नीतीश जी अच्छा नहीं कर पाए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। देखिए बीजेपी के 2 तरीके होते हैं। पहला उनका ये तरीका है कि किसी भी पार्टी जिसके साथ अलायंस करती है, अलायंस करने के बाद वो इंटरनल काम करने लगती है, उसके वोट बैंक को ही खींच लेती है। जो एक पार्टी का कभी वोट हुआ करता था, बीजेपी उन्हीं के साथ अलायंस करके उनके वोट खींच लेती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा काम करते हैं, उस पार्टी को वो तोड़ फोड़ कर देती है, तोड़ देती है। और जो गुट उनके साथ आया उनको सिंबल दे देगी पार्टी के, उनको मुख्यमंत्री बना देगी, उनको मंत्री बना देगी, और फिर अगले टर्म में फिर उनको भी निपटा देगी। यही काम उसने जगह जगह पर किया। यही काम उसने महाराष्ट्र में किया, जैसे आपने शिंदे का उदाहरण दिया। वहां पर उनको कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री होंगे? नहीं बने। तो यही टैक्टिक्स बीजेपी बिहार में भी अप्लाई कर रही है। कह रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। और अगर साफ कहें तो भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टी है, जिसके साथ जाती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है वो। नीतीश इतने मजे हुए खिलाड़ी है, इतने कद्दावर नेता है, इतना एक्सपीरियंस अनुभव है, वो समझ नहीं आएंगे क्या अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा बीजेपी? मजे हुए खिलाड़ी आप किस टर्म में कहते हैं? हम तो नहीं मानते कि मजे हुए। कितना लंबा राजनीतिक अनुभव है, कितना लंबा राजनीतिक अनुभव है? आप बताइए ना। 2005 में उनको क्यों लेकर आया गया था? उनको हमेशा से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने बैकअप दिया। बैकअप इसलिए दिया क्योंकि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी में दम नहीं था अकेले को लालू जी को हरा ले। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ था कि पिछड़ों की सरकार बनी और 5 साल टिकी थी। लालू जी के पहले कभी भी पिछड़ों की सरकार पूरे 5 साल अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई थी। लालू जी पहले व्यक्ति बने जो ठाठ से सरकार बनाया और 5 साल चलाकर 15 सालों जो बिहार में हमारी सरकार चली। तो लालू जी के खिलाफ, राबड़ी जी के खिलाफ लड़ने का ना इनके पास कोई तरीका नहीं था कि कैसे उनको हराएं। इन्होंने सब कुछ आजमा लिया। लास्ट में क्या किया कि एक चेहरा बनाया नीतीश कुमार जी को, और पिछड़ों में
जो ओबीसी वोट है उसमें फाड़ किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट का चेहरा बना नीतीश कुमार जी को, और उनके पीछे से जो है वो सत्ता में आती रही। तो नीतीश कुमार जी चेहरा और मोहरा एक समय पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी जरूरी और मजबूरी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हमारे लिए नीतीश कुमार जी जरूरी और मजबूरी नहीं है। बात बहुत साफ साफ तेजस्वी जी ने कह दिया कि महागठबंधन का जो फॉर्मेट 2020 में था वही 2025 में रहेगा और हम उसी फॉर्मेट पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप बिहार का, अगर यूपी और बिहार की अगर चुनावी राजनीति की बात की जाए तो जाति जो है बहुत मायने रखती है। आप उसे इनकार नहीं कर सकते। जातिगत समीकरण जो है उसको साधना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने 17 महीने सरकार चलाई नीतीश जी के साथ, आप लोगों ने बहुत रोजगार दी, नौकरी दी, पूरे देश में चर्चा चली। यूपी के बहुत सारे युवा जाकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो वो जो नतीजा आप लोग उम्मीद कर रहे थे, जो सीटें, नंबर ऑफ वो चीजें, वो आई नहीं। तो बिहार की क्या जनता जो है, पब्लिक है, यूथ को क्या नौकरी रोजगार ये सब नहीं चाहिए उसको? नहीं, बिहार को वही चाहिए। बिहार को नौकरी, रोजगार, पलायन रोकना, इंडस्ट्री बनाना, बिहार की जनता को, यूथ को वही चाहिए। और अगर आप बिहार की जनता यूथ के बीच में एक सर्वे करा ले तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम यूथ जो है वो बिहार में तेजस्वी जी को पसंद करता है, तेजस्वी जी को चाहता है, और उनका होप जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी से है कि यही एक नेता है जो हमारे जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो कास्ट समीकरण की जहां तक बात है, कास्ट समीकरण को हम इस वे में देखते हैं, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के वे में देखते हैं। और हर कास्ट का भाई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पिछड़ों का होना चाहिए, पिछड़ों का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, सारे जेंडर का होना चाहिए। और उसमें आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा दलितों को और सबसे ज्यादा अति पिछड़ों को टिकट देती है। लेकिन ये कहने के लिए लेबल करते हैं कि हम एक जाति के पार्टी है, हम दो जाति के पार्टी है, ये नहीं होता। सबसे ज्यादा पिछड़ों और अति पिछड़ों को टिकट राष्ट्रीय जनता दल देती है, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट राष्ट्रीय आरजेडी देती है। आप चाहे लोकसभा का उठाकर देख लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए। लेकिन ये इनका है टैक्टिक्स कि कैसे इनके राज्य को बदनाम करें, कैसे एक जातियों में बस इनको घेर कर रख दे, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 2024 में परफॉर्मेंस हमारा कम रहा, कमजोर रहा, तो हम ऐसा कतई नहीं मानते। इसके पहले महागठबंधन के पास बस एक सीट थी, हम एक सीट से 9 सीट पर गए। और 2019 में जब हम चुनाव लड़े थे, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे 2019 में, और उसके बावजूद इस बार हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारा वोट परसेंटेज पिछली बार की तुलना में 15% वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ था। और जदयू का वोट परसेंटेज जो है 7.5% कम हुआ था, भाजपा का कुछ 4.5-5% वोट परसेंट लोकसभा में कम हुआ था। और वोट परसेंटेज वो किसके पास आया था? आरजेडी के पास आया था। इसका मतलब है कि एक जनता जो है वो हमारे तरफ मूव कर रही है, वो बहुत परेशान हो चुकी है, थक गई है एक्सपेक्टेशन करते करते भारतीय जनता पार्टी और जदयू से। इन्होंने कोई उनके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया, बस एक होप दिखाया। ये होप दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक भी कुछ भी फुलफिल नहीं किया। तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और विधानसभा में हमारा और बेटर होगा। हम पहले नंबर की पार्टी हैं और इस बार हम सरकार महागठबंधन में बनाएंगे। पिछली बार हम 10-12 सीटों से पीछे रह गए थे, वो भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर हराया था, नहीं तो कहा कितने सीटों का अंतर था? 1% वोट का अंतर था, 10-12 सीटों का अंतर था, बस यही ना अंतर था। तो इस बार हम उस गैप को फिल कर देंगे और अच्छे मेजोरिटी से जीतेंगे। जातिगत जनगणना कितना बड़ा अहम रोल रहेगा? लगातार बात करते थे इस को लेकर। नहीं, जातिगत जनगणना अहम रोल रहेगा, उसका मुद्दा रहेगा। कारण ये है कि जातिगत सर्वे तब हुआ जब तेजस्वी जी सरकार में आए। उन्होंने नीतीश जी को बोला कि जातिगत सर्वे कराना है, उनको लेकर दिल्ली आए, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी, जातिगत सर्वे हुआ, डेटा रिलीज हुआ। तो यही जो एनडीए वाले अमित शाह जी जाकर कहते थे कि मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या बढ़ा दी गई है इसमें, तो इस तरह से उस पूरे डेटा को फर्जी बताते थे। तब तो जो है कि नीतीश कुमार जी कुछ बोले नहीं उनको। और उसके बाद फिर हमने जब आरक्षण दिया, 65% आरक्षण दिया, तो ये बैक डोर से जाकर पटना हाई कोर्ट से इन्होंने उस आरक्षण को रुकवा दिया। आज 16,000 जो नौकरी भर्ती हुई है उसमें 16% जो है आरक्षण के ये लोग आरक्षण खोरी कर लिए। मतलब 50,000 नौकरी पिछड़ों को मिलती, लेकिन ये लोग आरक्षण खा गए। तो ये एक हमारे लिए है इशू भाई, आरक्षण का मुद्दा हमारे लिए इशू है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जैसे जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम 65% आरक्षण लागू करवाएंगे, और इसके लिए हमें भले हर एक स्तर पे लड़ना हुआ हो, इसके लिए भले हमें आंदोलन करना पड़ जाए या कोर्ट में लड़ना पड़े, जिस स्तर पर लड़ना होगा हम लड़ेंगे, लेकिन 65% आरक्षण हम लागू करवा के मानेंगे। अच्छा, जो नई पीढ़ी है, अगर देखा जाए तो वो नई पीढ़ी अगर वोट देने जाएगी या अपने नेता के बारे में सोचेगी, जैसे मैं बात करूँ, जैसे चिराग पासवान हैं, वो एक मान लीजिए 5 सीटें उनको लोकसभा में थी, 5 जीत करके आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री के सपने हैं उनके भी, वो भी देख रहे हैं। और आपके जनसुराज वाले आ गए हैं, प्रशांत किशोर जी, प्रशांत पांडे जी।
तमाम ये जो दल आ रहे हैं, चीज निकल के आ रही है, क्या डैमेज करेंगे किसके लिए, क्या लगता है आपको? ना क्या कितने विधायक हैं चिराग पासवान जी के, हम्म। जो भाई वही तो बनेगा ना सीएम जिसके पास ज्यादा विधायक रहेंगे। चिराग पासवान जी के कितने विधायक हैं कि जो वो उनको जनता जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही। और चिराग पासवान जी क्या करते हैं, केंद्र में मंत्री बने, सत्ता से समझौता ही न करते हैं, क्या करते हैं? आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो गया सदन में, चिराग पासवान जी आकर बोले। आज रामविलास पासवान जी होते तो वैसे छोड़ देते उनको, नहीं ना। तो चिराग पासवान जी बस उनको कुर्सी से मतलब है, उनको बस कुर्सी चाहिए। वो जनता के लिए थोड़ी ना है। 5 सीट मिली, 5 सीट वो एक उनका अलायंस था, उस अलायंस में वोट आया, वो जीत गए। लेकिन वो जनता के बीच में ना रहते हैं, ना जनता के लिए काम करते, ना उनके पास विधायक है। और उन्हीं के पार्टी को 2 भागों में बांटी बीजेपी, पहले चाचा को दी, फिर भतीजे को दी, अब पता नहीं फ्यूचर में किसी और को दे दे, क्या भरोसा है। लेकिन चिराग पासवान जी कुर्सी के मोह वाले व्यक्ति हैं, तो कुर्सी उनको मिली हुई। लेकिन जनता तो देख रही है ना भाई कि आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे आप? पांडे जी वो तो बीजेपी के बी टीम है, इससे अब जनता इधर उधर नहीं भटकेगी, उस आर पार की लड़ाई है इस बार। किसी बी टीम के चक्कर में, किसी सी टीम के चक्कर में, किसी डी टीम के चक्कर में जनता बिहार की नहीं पड़ेगी। इस बार आर और पार की लड़ाई है। इस बार बहुत मजबूती से तेजस्वी जी जमीन पर हैं और इस बार चुनाव आर पार का होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे हमारे जो हमेशा से रहे हैं, पलायन ये रोक नहीं पाए हैं। पलायन का हमारा बहुत बड़ा इशू है, डोमिसाइल का हमारा इशू है, हमारा रोजगार का इशू है। हमारे महिलाओं जो बिहार में महिलाएं हैं उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है, जिससे 65% महिलाएं एनीमिक है बिहार में। बौनेपन के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे बिहार में हैं। तो बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में अगर आप पूरे भारत में देख लो तो जो टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम होता है आपको बिहार में एक भी नहीं मिलेगा उसमें। क्यों नहीं मिलेगा भाई? अगर कोई ओलंपिक गेम होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, या बड़े कुछ गेम होते हैं तो बिहार में अगर होगा तो लोग आएंगे, तो इकोनॉमी ही बूस्ट होगी ना। तो तमाम मुद्दे हैं, बिहार को कैसे डिप्राइव रखा गया हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या आप चाहे कि रेल की लेकर बात हो। आप देखते हैं कि बिहार के लोग कैसे सफर करते हैं। तो ये मोदी जी गए थे तो बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा ना। तो आप पूछेंगे हम कि भाई कितना है प्राइस। तो ये जो प्रोमिसेस 2014 से इन्होंने किया लगातार केंद्र में आने के बाद, 2005 से नीतीश कुमार जी, तो वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे, कटघरे में उनको खड़ा किया जाएगा, जनता उनसे जवाब लेगी। और यही हमारे मुद्दे जो होंगे वो जनता के मुद्दे होंगे। हमारे मुद्दे कोई भटकाने के, अटकाने के और लटकाने के मुद्दे नहीं होंगे। चलिए, लगातार तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बिहार में चुनाव है, उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल वहाँ पर वो अपने अपने तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार लगभग शुरू हो चुका है। बता दें कि अभी विधायकों की नंबर की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर आरजेडी ही है। 2020 में सरकार बनाते बनाते रह गई थी, कुछ सीटों का अंतर था, मामूली वोटों से वो सरकार नहीं बना पाई थी। कुछ सीटों को लेकर के तेजस्वी जी कोर्ट में भी गए थे, तमाम चीजें चल रही थी। हालांकि अब दूसरे टर्म का चुनाव आ चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।